जय हिंद साथियों, मैं सुनील लोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। कल हमने सॉल्व किया था 2018 का एस्टेट का फिजिकल एजुकेशन का पेपर, जिसमें हमने टॉप 60 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज का जो पेपर होने वाला साथियों, वो कल का जो था वो लेवल 2 था, आज का जो है वो है लेवल 3। ओके, तो आज हम सॉल्व करेंगे टॉप 60 क्वेश्चन एस्टेट के लेवल 3 के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कल की वीडियो से काफ़ी बच्चों ने एस्टेट के नोट्स के लिए मेरे पास अप्लाई किया है, बहुत अच्छी बात है। आज शाम तक आप तक नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और आज शाम का मतलब है कि आज डेट कितनी है, आज कितनी डेट है, 9 तारीख। 9 तारीख को रात में 10 बजे के बाद वो नोट्स अवेलेबल हो जानी है। ठीक है, तो देर ना करें, अपनी एजुकेशन को बेटर करें। सो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने साथियों क्या कह रहा है, व्हेन एंड वेयर द वोमेन पार्टिसिपेंट्स फॉर्मली इंट्रोड्यूस टू ओलंपिक गेम्स। ओके, ओलंपिक खेलों में औपचारिक रूप से महिलाओं की भागीदारी कब हुई थी भैया, किस सन में हुई थी? ठीक है, 1896 एथेंस में, 1900 पेरिस ओलंपिक में, 1904 सेंट लुइस ओलंपिक में, या 1908 लंदन ओलंपिक में। चलो फटाफट से बताओ। बहुत ही अच्छा और कैजुअल क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है भैया। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन 2 के साथ जाते हैं 1900 में, यानी महिलाओं को ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का पहला अवसर कब मिला, कब उन्होंने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक में, लड़कियों ने, महिलाओं ने, सन 1900 के पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें भैया, जस्ट अ सेकेंड। ओके, पहला हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अरेंज द ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट इन द ऑर्डर दे आर प्लेड यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सवाल ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैक्सिमम लोग इसका गलत आंसर देते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताओं को उनके खेले जाने के क्रम नीचे दिए गए हैं। ठीक है, उसको व्यवस्थित करना है हमें, पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है, उसके सराउंडिंग। विंबलडन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यूएस ओपन है और फ्रेंच ओपन है। तो पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन होगा, चौथे नंबर पे कौन होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, सो ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से बताएंगे, सभी के जवाब आने चाहिए। इन कोड्स के सराउंडिंग आपको आंसर देने भैया। तो क्या होगा सही जवाब? सबसे नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे तो पहले नंबर पे आपका आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, पहले नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है, दूसरे नंबर पे आपका फ्रेंच ओपन आता है, और तीसरे नंबर की अगर हम बात करेंगे तो विंबलडन आता है, और चौथे नंबर पे आपका यूएस ओपन आता है। तो इसके सराउंडिंग आपका हो गया दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। सो दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज। देखो, हमने इससे पहले लेवल 2 सॉल्व किया था, उसमें नॉर्मल क्वेश्चंस थे। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल आपको थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। क्वेश्चंस वही हैं, बस क्वेश्चंस को पूछने का तरीका बदल दिया जाता है। ठीक है, सो छोटी आंत के भाग का सही क्रम क्या है भैया? ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, जेजेनम, ड्यूडेनम, इलियम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजियम, या फिर ड्यूडेनम, इलियम और जेजियम। ठीक है, इसका सबसे अच्छा तरीका मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बता रखा है, DJI। आपको सिंपल ध्यान रखना है, DJI। क्या आई? DJI, ड्यूडेनम, जेओजेनम, इलियम। यानी ऑप्शन 1 के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम जो है वो छोटी आंत का करेक्ट सीक्वेंस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे भैया। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, सिगमंड फ्राइड इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ, यानी कि सिगमंड फ्राइड जो है भैया वो किसके जनक माने जाते हैं? मोटिवेशन थ्योरी के, प्रेरणा के सिद्धांत के माने जाते हैं, कैथार्टिक थ्योरी के, शुद्धिकरण के सिद्धांत के, इंस्टिंक्ट थ्योरी के, या फिर मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के, या साइको एनालिटिक थ्योरी के?
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है भैया मेरे। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन 4 के साथ, साइको एनालिटिक थ्योरी के जनक के रूप में अगर कोई माना जाता है या मनोगतिक विश्लेषण के सिद्धांत के जनक की बात करें तो भैया सिगमंड फ्राइड आपको याद में रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई साहब? द प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज टर्म्ड एज, यानी ग्लूकोज के द्वारा ग्लाइकोजन उत्पादन को हम क्या कहते हैं? ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ग्लाइकोजेनोलोसिस कहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। चलो फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है, जब ग्लूकोज के द्वारा ग्लाइकोजन का उत्पादन होता है तो भैया इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। ऑप्शन 1 के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? हेल्थ एजुकेशन इज कंसर्न्ड विद द हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर ऑफ पीपल हु सेड। एक डेफिनेशन है, इसको किसने कहा ये आपको बताना है। स्वास्थ्य शिक्षा का संबंध व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधित व्यवहार से है। ये किसने कहा भैया? थॉमस वुड ने कहा, सोफी ने कहा, रूथ ई जी ने कहा, या फिर एनी आर सॉमर्स ने कहा? चलो फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के कमेंट में आंसर आने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब भैया? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं सोफी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? चलो अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपसे बोला था कि इस वक्त आपके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ी कंफ्यूजन होगी। ठीक है, सो सही तरीके से करना है चीज़ों को। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरेंज द हेप्टाथलॉन इवेंट इन ऑर्डर ऑफ राइट सीक्वेंस, यानी हेप्टाथलॉन जिसमें 7 इवेंट होते हैं भैया। कल ही मैंने बताया था, कल की क्लास में आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा कि हेप्टाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं या डेकाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं। ठीक है, तो 10 होते हैं, 7 होते हैं, लेकिन अभी देखो सारे दे दिए। आपको उसको सीक्वेंस में करना है कि पहले कौन होता है, दूसरा कौन होता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। तो हेप्टाथलॉन इवेंट्स को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे मैं बता रहा हूँ, यूपी टीजीटी वालों बंदों के लिए एस्टेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, खासकर लेवल 3 के, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपकी बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो 800 मीटर जैवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, 200 मीटर शॉर्ट पुट, हाई जंप, 100 मीटर हर्डल्स। ठीक है, सीक्वेंस आपको बताना है, ऑप्शन आपके यहाँ पर है, इनके सराउंडिंग आपको आंसर देना है। तो पहले नंबर की प्रतियोगिता कौन होती है? फटाफट से कमेंट में बताएंगे आंसर क्या होगा भैया। तो फर्स्ट नंबर पर आपका आता है भैया 100 मीटर हर्डल। सबसे पहले हेप्टाथलॉन में जो होती है क्या होती है? 100 मीटर की बाधा दौड़ होती है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें भैया तो दूसरे नंबर पे आपकी हाई जंप होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तीसरे नंबर पे आपका शॉर्ट पुट होता है। ठीक है, चौथे नंबर पे आपकी अगर हम बात करें भैया तो वो होता है 200 मीटर की रेस होती है। ठीक है, पाँचवें नंबर की अगर हम बात करें भैया लॉन्ग जंप होती है। छठवें नंबर की हम बात करेंगे तो जैवलिन थ्रो होती है, और 7वें नंबर पे आपकी 800 मीटर की रेस होती है। यानी ये सीक्वेंस पूरा उल्टा कर दिया इन्होंने। उल्टे से चलोगे सीधा सीधा सही आंसर हो जाएगा। तो 7वां, 6वां, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, एक कौन है भैया? ऑप्शन 4 में है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा। इस चीज़ को आपको रिमाइंड रखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल है आपके सामने भैया, क्या कह रहा है? Who was named as पायोली एक्सप्रेस? कल भी इस क्वेश्चन पर डिस्कस हुआ था, आई होप सो। पायोली एक्सप्रेस के नाम से कौन जाना जाता? शायद कल नहीं आया था क्वेश्चन। ठीक है, सो द्युति चंद, पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, या फिर नीलम जसवंत सिंह? बताओ भैया। पायोली एक्सप्रेस के नाम से इंडिया की ही खिलाड़ी हैं, एथलेटिक की खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा, आई होप लॉन्ग जंप करती थी। क्या नाम था? पीटी उषा, बिल्कुल। और बैक डेट में आप देखेंगे तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, अभी तो चेंज हो गया है। सो पीटी उषा पायोली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं। ऑप्शन 2 के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल है आपके सामने भैया, ऑक्सीजन डेप्थ
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन डेप्थ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन डेप्थ इज मोर कॉमनली रेफर्ड टू द टर्म, यानी कि ऑक्सीजन कर्ज साधारणतया इससे भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है भाई साहब? टाइडल वॉल्यूम से जाना जाता है, टोटल लंग वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन के नाम से जाना जाता है, या फिर देखा जाए मिनट वेंटिलेशन के नाम से जाना जाता है। चलो बताओ, फटाफट से बताएंगे। ऑक्सीजन डेप्थ या ऑक्सीजन कर्ज और किस नाम से जाना जाता है भैया? सो ऑप्शन 3 के साथ अगर आप जाते तो बिल्कुल करेक्ट होंगे, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन, EPOC। ठीक है, एक्सरसाइज ऑक्सीजन उपभोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां सवाल आपसे क्या कह रहा है? द साइकोमोटर डोमेन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज कंसर्न विथ, ठीक है, शारीरिक शिक्षा के मनोगामक क्षेत्र का संबंध किससे है? इसमें से नॉलेज से, ज्ञान से, अभिवृत्ति से, एटीट्यूड से, इंटरेस्ट से, आपकी कोई अभिरुचि उससे, या फिर मोटर स्किल से? चलो फटाफट बताओ। शारीरिक शिक्षा के जो मनोगामक क्षेत्र हैं, ठीक है, साइकोमोटर डोमेन की अगर हम बात करें तो इसका रिलेशन किसके साथ होता है भैया? आपकी मोटर स्किल के साथ होता है। ऑप्शन 4 के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो गए। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे भैया? विच हेपेटाइटिस वायरस स्प्रेड्स बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हेपेटाइटिस के बारे में सभी पढ़ते हैं, बट यहाँ क्या पूछा है? हेपेटाइटिस बीमारी का वायरस सीधे संपर्क से फैलता है। कौन सा? हेपेटाइटिस बी फैलता है, या हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, सो ए और बी में ही होता है। आपको इन दोनों ऑप्शन को तो छोड़ देना है, तो बी और ए और बी में से कौन सा होगा भैया? कौन सा होगा? बिल्कुल हेपेटाइटिस ए जो होता है भाई साहब, ऑप्शन 2 के साथ अगर आप जाते हो तो सीधे संपर्क से ये वायरस आपकी बॉडी में फैल सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हु वॉज द ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन जिम्नास्टिक मूवमेंट? बोलो भैया, भारतीय जिम्नास्टिक के दादाजी कौन थे? हैं? पितामह अभिमन्यु? शिवाजी महाराज, HC बक, श्री समर्थ रामदास स्वामी, या फिर बाबा रामदेव अनुलोम विलोम करने वाला? बताओ कौन होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 12 का? रामदेव? बिल्कुल नहीं, श्री समर्थ रामदास जी तो थे भैया। वो भारतीय जिम्नास्टिक के आंदोलन के पितामह, या अपनी देसी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कौन थे? दादाजी थे, है ना। ग्रैंडफादर को हम क्या बोलते हैं? बाबा, दादा, दादा, दादाजी, पितामह बोलते थे। ठीक है, सो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है? बाई विच ऑफ द मीन्स डू वेयर एक्वायर वैल्यूज, बिलीफ एंड बिहेवियर? ओके, यानी किस माध्यम से हम विश्वास तथा आचरण के मूल्यों को सीखते हैं? विश्वास और आचरण के मूल्यों को सीखने का माध्यम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने कल्चर, संस्कृति के माध्यम से, फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी कि शारीरिक क्रियाओं के द्वारा, सोशलाइजेशन सामाजिकरण के द्वारा, या फिर आनुवांशिकता हेरिडिटी के द्वारा, माँ बाप से कोई चीज़ मिल जाए उसके द्वारा। बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन 3 के साथ, यानी विश्वास तथा आचरण के जो मूल्य होते हैं उसको हम सामाजिकरण के द्वारा सीखते हैं भैया। जब तक सोसाइटी में आप बाहर निकलेंगे नहीं, लोगों से मिलेंगे नहीं, इंटरेक्शन नहीं होगा, आप इन मूल्यों को सीख ही नहीं सकते। सो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? बाइल इज सिक्रीटेड बाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाइल जो है यानी पित्त, वो कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से निकलता है भैया? आपकी किडनी से, गुर्दे से, पैनक्रियास से, अग्न्याशय से, लीवर से, जिगर से, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से, मास्टर ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं, पीयूषिका ग्रंथि, उससे? बताओ बाइल जूस कहाँ से साबित होता है? इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा गया है। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन 3। आपके लीवर से जो जूस निकलता है, रस निकलता है, उसको बोलते हैं बाइल जूस। पित्त
ठीक है, ये इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल 15वां आपसे क्या कह रहा है, द ग्रिप स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय, टेस्ट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन है साथियों। पकड़ शक्ति का मापन किया जाता है किसके द्वारा, डायनमोमीटर के द्वारा, मैनोमीटर के द्वारा, स्पायरोमीटर के द्वारा, फ्लेक्सोमीटर के द्वारा। बताओ, पकड़ शक्ति आपकी जो ग्रिप होती है, पकड़ने की क्षमता होती है, किससे मापी जाती है भाई? स्पायरोमीटर से तो आपकी वाइटल कैपेसिटी मापी जाती है, फ्लेक्सोमीटर से हो सकता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मापी जाती हो, ठीक है, मैनोमीटर किसी और काम में आता है। बच्चा डायनोमीटर जो होता है आपकी स्ट्रेंथ यानी पकड़ शक्ति का मापन करता है भैया। सो ऑप्शन 1 के साथ अगर आप जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट हो गए, डायनमोमीटर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 16वां क्वेश्चन, ए कंपाउंड फॉर्म्ड इन ऑल लिविंग सेल्स एंड प्ले अ की रोल इन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज, यानी एक यौगिक जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भैया, वो क्या कहलाता है? ठीक है, ग्रेनम कहलाता है, ठीक है, एडनोसिन डाइफॉस्फेट यानी एडीपी कहलाता है, एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी कहलाता है, या फिर क्लोरोफिल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या कह रहा है, एक यौगिक जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भैया एनर्जी का ही परिवर्तन करता है, क्या होगा? बिल्कुल एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन 3 यहाँ के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इन रिहैबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड, यानी कि खेल कूद में जो लगी चोटें हैं उनके पुनर्वास या पुनर्स्थापन या दोबारा ठीक हो सकें, उसमें निम्नलिखित में से एक किस विधि का प्रयोग किया जाता है? कि दोबारा आप, बाय द वे यहाँ मोच आ गई, अब इसको रिहैबिलिटेशन करना, दोबारा ये वापस अपने सही स्थान पर आ जाए, सही हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? सुधारात्मक व्यायाम करते हैं, करेक्टिव एक्सरसाइजेस करते हैं, इंटरवल ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, फार्टलेग ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर इनमें से कुछ नहीं दिया जाता? बताओ क्या करते हैं? बिल्कुल क्या करते हैं, करेक्टिव एक्सरसाइज के अगर साथ आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ऑप्शन 1। फार्टलेग ट्रेनिंग क्या होता है भैया? ये एक स्पीड प्ले है, इसको हम स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग के साथ क्या होता है? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा इंटरवल ट्रेनिंग के फादर कौन है, नाम बताने हैं आपको फटाफट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट इट्स, यानी एक वयस्क या युवा का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, ब्लड का प्रेशर कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितने mm ऑफ Hg होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, 120 से 90, 125 से 80, 120 से 85, 120 से 80। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। क्या होगा? बिल्कुल मैक्सिमम 180, मिनिमम मैक्सिमम 120, मिनिमम 80। ठीक है, 120 से 80 mm ऑफ Hg जो होता है वो एक यूथ का, एडल्ट का एक सामान्य, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंज इन द इंडिविजुअल कॉज्ड बाय एक्सपीरियंस सेंटरिंग मोटर एक्टिविटीज हु सेड। एक डेफिनेशन है, क्या कह रही है, शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे शारीरिक शिक्षा कहलाती है। ये किसने कहा भैया? शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित जो अनुभव होते हैं उनके द्वारा चेंजेस आते हैं ह्यूमंस के अंदर, है ना, तो वो कैसी वो शारीरिक शिक्षा कहलाती है। ये डेफिनेशन किसने दी? C.A. बूचर ने, C.C. कोविल ने, R. कैसिडी या फिर C.L. ब्राउनल ने। बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं R. कैसिडी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें अगर हम, तो अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है भैया? 20वां सवाल, पेशियां हड्डियों से किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? कई बार बता रखा है, सभी को आंसर पता होगा। द मसल्स इज अटैच टू द बोन थ्रू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज। बताओ, यहाँ बैठे बच्चे बताएंगे क्या होगा सही जवाब? किसके द्वारा?
वेरी गुड, टेंडन के द्वारा जुड़ी। तो अगर दिया होता कि बोन से बोन यानी हड्डी, हड्डी के थ्रू किससे जुड़ती है? किसके? लिगामेंट। वेरी गुड, चलो गुड, तुम लोग को भी समझ में आ रहा। बस ज़्यादा शाबाशी मत दे, ठीक है भाई। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? इंट्राम्यूरल कंपटीशन क्रिएट इन स्टूडेंट्स द सेंस ऑफ, ठीक है, 2 बार टाइप हो गया क्वेश्चन। यानी इंट्राम्यूरल जो कंपटीशन होता है वो स्टूडेंट्स के लिए किस आधार पर होता है? ठीक है, बड़े पैमाने पर सहभागिता के लिए, ठीक है, स्वार्थपरता के लिए, शत्रुता के लिए, या फिर अधिकतम अंतर्भागिता के लिए। ठीक है, इंट्राम्यूरल कंपटीशन एक्चुअल में किस लिए आयोजित किया जाता है, ये सवाल आपसे पूछा है। क्या होगा सही जवाब? बताओ। बड़े पैमाने पर सहभागिता, स्वार्थपरता, सेल्फनेसनेस, एमिटी, या फिर मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन देखो, पहला भी सही है। क्या कह रहा है? बड़े पैमाने पर सहभागिता और मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट, दोनों का मतलब क्या है? एक है। यानी पहला और चौथा दोनों सही होगा। यानी कि ऑप्शन 4 पहला और चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है 22वां, विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। यानी कि रक्त का थक्का जो जम जाता है, ब्लड हमारा जो जमता है, उसके लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? जिम्मेदार विटामिन पूछा है। यानी उसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अगर वो विटामिन शरीर में कम हो जाए तो खून आपका कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा, खून जम्बे नहीं करेगा, बहता ही रहेगा। बताओ, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल विटामिन के के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ये विटामिन जो होता है ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है भैया। अगला सवाल है, ट्रैम्पोलिन इज रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स। ट्रैम्पोलिन का संबंध किस खेल से? टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है भैया। ट्रैम्पोलिन का यूज़ किस में करते हैं? ट्रैम्पोलिन का स्विमिंग में, तैराकी में, जिम्नास्टिक में, तलवारबाजी फेंसिंग में, या फिर एथलेटिक में करते हैं? बताओ भैया किस में करते हैं? सभी के जवाब आने चाहिए। ट्रैम्पोलिन का यूज़ हम करते हैं भैया जिम्नास्टिक में। ठीक है, ऑप्शन 2 के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगले सवाल की बात करते हैं। क्या कहता है भैया? सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिस्कसेस। यानी जी शारीरिक शिक्षा का जो सामाजिक आधार है वो उसमें किसकी चर्चा होती है भैया? बॉडी टाइप की, शरीर के प्रकार की, गतिशून्य तथा अधिगम की, मोटर लर्निंग की, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन की, प्रतिस्पर्धा तथा सहयोग, या सोशलाइजेशन प्रोसेस की, सामाजिकरण विधि की। क्वेश्चन में ही आंसर है। क्या कह रहा है? शारीरिक शिक्षा के सामाजिक आधार की चर्चा होती। किस में होती भैया? किस में होती? फटाफट बताओ। क्या होगा सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब बताना है आपको। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन 2। मैक्सिमम लोग क्या लगा के आएंगे भैया? मैक्सिमम लोग क्या लगा के आएंगे? दूसरा। लेकिन दूसरे के साथ भैया सामाजिकरण विधि भी तो है। क्या होगा? चौथा भी। यानी ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, दूसरा और चौथा। ठीक है, कोड्स के हिसाब से देने कुछ नहीं है किया, क्वेश्चंस को बस ऊपर नीचे कर दिया, एक की जगह 2 ऑप्शन सही दे दिए। ठीक है, बस क्वेश्चन को आपको सही से समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? व्हाट इज द मोटो ऑफ समर 2024 पैरालंपिक्स? ठीक है, 2024 के जो पेरिस में पैरा ओलंपिक्स हुए थे उसका मोटो क्या था, ये आपसे पूछा है। ग्रीष्मकालीन समर पैरा ओलंपिक्स के। ठीक है, चलो सॉरी, पैरा ओलंपिक्स के पूछा नहीं, सॉरी पेरिस ओलंपिक के पूछा। 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उसका मोटो पूछा है, एक पीढ़ी को प्रेरित करना, इंस्पायर जनरेशन, ए न्यू वर्ल्ड। ठीक है, या फिर वन वर्ल्ड वन ड्रीम, या फिर गेम्स वाइड ओपन। बताओ, 2024 का जो पेरिस में ओलंपिक हुआ था उसका मोटो पूछा क्या है? बिल्कुल ऑप्शन 4 के साथ अगर आप जाते हैं, गेम्स वाइड ओपन, ये इसका मोटो था भैया, गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? इंडिविजुअल डिफरेंस ड्यू टू, व्यक्तिगत भिन्नता
का कारण क्या है भैया? क्या कारण है कि व्यक्तिगत भिन्नता आती है? हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। मैं गोरा हूँ तो वो काला है, मैं लंबा हूँ तो वो छोटा है, मेरी आवाज़ ऐसी तो उसकी आवाज़ ऐसी है ना, मेरे बाल काले हैं तो उसके बाल भूरे हैं। ये इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो ये किसके कारण आते हैं? एनवायरमेंट इम्पैक्ट के द्वारा, वातावरण के कारण, वंश के कारण, वंश तथा वातावरण दोनों के कारण, या फिर समाज के कारण? बताओ किसके कारण? वंश तथा वातावरण दोनों के कारण भैया। अगर मेरे पापा के बाल काले तो हो सकता है मेरे भी काले हों, या हो सकता है मैं एकदम गर्म प्रदेश में रह रहा हूँ जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, मैं वहीं पैदा हो गया तो मैं पूरा ही काला हो जाऊंगा। कलुआ सुनील रोशन है। सो दोनों चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। या तो आपके माता पिता से वो चीज़ मिलेगी, या आप जिस समावेश में रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है कि बरसात ज़्यादा पड़ती है कि ठंडी ज़्यादा पड़ती है, वो भी डिपेंड करता है। इसलिए दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। आपका वंश भी डिसाइड करेगा और आप जहाँ रहते हैं वो भी डिसाइड करेगा। ठीक है। सो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन एक्टोमॉर्फ इंडिविजुअल हैज़ एक एक्टोमॉर्फ व्यक्ति होता है। कैसा होता है भैया? मस्कुलर एंड एथलेटिक फ्रेम, जिसके अंदर ढेर सारी मांसपेशियां तथा उसका आकार एकदम खिलाड़ी का होता है। या देन थिन एंड स्लेंडर फ्रेम, पतला दुबला होता है उस तरीके का। बॉडी ब्यूटीफुल इमेज, सुंदर आकृति वाला होता है, स्मार्ट होता है। या फिर बल्की एंड स्टॉकी बॉडी, एकदम थुलथुला, भदभदा, एकदम मोटा थुलथुला होता है। बताओ क्या होगा सही? एक्टोमॉर्फ किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? जो पतला हो, जिसका फ्रेम कैसा हो? स्लेंडर हो। ठीक है। ऑप्शन 2 के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे यहाँ पर। ठीक है। शेल्डन्स का बॉडी टाइप प्रकार है, आपको ध्यान में रखना। तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। थ्योरी क्लासेस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, और नोट्स में भी बहुत अच्छे से मैंने इसको डायग्रामेटिकली रख रखा है। ठीक है। सो एक बार में आपको याद हो जाना है नोट्स से। एक बार आपने उन नोट्स को पढ़ा नहीं, एक बार में चीज़ें आपके क्लियर हो जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है? फार्टलेक प्रशिक्षण के द्वारा निम्न में से किसका विकास किया जाता है? फार्टलेक ट्रेनिंग से क्या डेवलप किया जाता है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड बाय द फार्टलेक ट्रेनिंग? स्ट्रेंथ, बल को विकसित किया जाता है, गति यानी स्पीड को, या फिर सहन शक्ति एंडोरेंस को, या फिर एजिलिटी चपलता को? चलो बताओ। फार्टलेक ट्रेनिंग के द्वारा हम क्या करते हैं? स्पीड प्ले करते हैं उस पर हमारी क्या डेवलप होती है भैया? एंडोरेंस, सहन शक्ति को डेवलप किया जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, बहुत ही आसान लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है भैया? साइटोलॉजी, बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, मायोलॉजी। अब मायोलॉजी क्या कहलाती है भैया? स्टडी ऑफ मसल्स। हिस्टोलॉजी क्या कहलाती है? कमेंट में बताइएगा। बायोलॉजी जीव विज्ञान, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स, हिस्टोलॉजी आपको बताना है कमेंट में कि किसका अध्ययन कहलाती है। यहाँ का आंसर क्या हो गया भैया? साइटोलॉजी जो है ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते। 30वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर। कल भी ये सवाल आया था, लेवल 3 में भी पूछा गया, सेम ईयर के एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में रिपीट होते हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1920, 1922, 1924, 1918? कब हुई? 1920 के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। 31 की तरफ चलते। 31वां क्वेश्चन, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड, यानी मेरुदंड, आपकी रीढ़ की हड्डी एक तरफ मुड़ जाए, बेंड हो जाए, तो क्या कहलाती है? काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस या स्कोलियोसिस? बताओ भाई। काइफोसिस क्या होता है? हंचबैक कल बताया था, ऊंट के ऊपर कुबड़ निकला होता है, काइफोसिस कहलाता है। जब एक तरफ मुड़ती है तो क्या कहलाती है? स्कोलियोसिस कहलाती है, ध्यान रखना। ठीक है, स्कोलियोसिस। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आइडेंटिफाई द रूट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी फ्रॉम अर्लियर टू लेटर। ठीक है, शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के रास्तों को पहले के बाद का सही क्रम बताइए। यानी ऑक्सीजन जो शरीर में जाती, पहले कहाँ जाती है, फिर कहाँ जाती है, फिर कहाँ जाती है, आखिरी तक, वो हमें बताना है। ठीक है, एल्वियोलाई, ब्लड ट्रैकिया,
ब्लड ट्रैकिया आर्टरी हर्ट, ब्लड ट्रैकिया एल्वोलाई आर्टरी हर्ट, ट्रैकिया एल्वोलाई ब्लड आर्टरी हर्ट, या फिर ट्रैकिया एल्वोलाई ब्लड हर्ट एंड आर्टरी। चलो, सबसे पहले जो ऑक्सीजन जाती भैया जब आप सांस लेते हो तो वो आपके ट्रैकिया में जाती है, एथे, ठीक है। इसके बाद जो फेफड़े में एल्वोलाइज होती हैं उसमें जाती है, उसके बाद वो आपके खून में भेजी जाती है। जब खून में चली गई तो खून कहाँ पहुँचता है? हमारे दिल में पहुँचता है, हार्ट में पहुँचता है। हार्ट के बाद जो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, इसको छोड़ दो, आर्टरीज होती, उनके थ्रू पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजन खून के माध्यम से सप्लाई करा दी जाती है, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, साइज ऑफ टेनिस कोर्ट फॉर डबल्स, यानी डबल्स गेम्स के लिए जिसमें एक टीम में 2 खिलाड़ी खेलते हैं एक कोर्ट में एक बार में, उस कोर्ट का माप क्या है, कितने बाई कितने का होता है? 78 इंटू 27 फीट, 78 इंटू 36 फीट, 72 इंटू 32 या फिर 80 इंटू 27 फीट? बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन 2, 78 गुणे 36 फीट जो होता है लॉन टेनिस के लिए डबल कोर्ट्स का मेजरमेंट होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है, रिएक्शन टाइम इज कंपोनेंट ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रतिक्रिया समय किसका घटक है भैया? हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का, स्वास्थ्य संबंधी क्षमता, मोटर फिटनेस का, गामक क्षमता का, फिजिकल फिटनेस का, शारीरिक क्षमता का, या फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड फिटनेस का, खेल संबंधित क्षमता का, ठीक है। देखो रिएक्शन टाइम मीन्स मैंने अगर आपको बोला स्टैंड अप, अब आप मेरे बोलने पे आप कितनी जल्दी खड़े होते, कितने कम समय में, वही होता है रिएक्शन टाइम, ठीक है। तो वो जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। तो वो किस में आता है भैया? आपकी मोटर फिटनेस में आता है, ध्यान रखना। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिएक्शन टाइम जितना कम होगा उतनी बेहतर आपकी परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है भैया? द हाइट ऑफ द प्लेइंग सरफेस इन टेबल टेनिस फ्रॉम द फ्लोर इज, यानी टेबल टेनिस का जो ऊंचाई होती भैया उसके टेबल की, वो ज़मीन से कितनी होती है? 70 सेंटीमीटर, 76, 72 या फिर 75 सेंटीमीटर? कितनी होती भैया? बिल्कुल 76 सेंटीमीटर के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ 36 की तरफ चले हम, तो त्राटिका इरेडिकेट्स, त्राटिका क्रिया दूर कराती है क्या? जो त्राटिका क्रिया है आपके प्राणायाम या योगा से होगा, हार्ट डिजीज़ को दूर करती है, आँखों की जो डिजीज़ होती है आई डिजीज़ को उसको, स्टोमक की, पेट की जो डिजीज़ होती है उसको, या फिर लंग्स डिजीज़ को? बताओ किसको दूर करती? जो त्राटिका क्रिया होती है किसको करती है भैया? त्राटिका जो होती है आपकी आँख से रिलेटेड होती है, ठीक है। सो आई डिजीज़ को दूर करने का काम करती है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं, क्या कह रहा है? मैच द फॉलोइंग है भैया, ठीक है। आपकी ये लिस्ट दे रखी है यहाँ पर, इसके सराउंडिंग आपको मैच करना है और ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। चलो 38वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है। हाइंड जॉइंट, पिवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट। हाइंड जॉइंट यानी कब्जेदार जोड़, कब्जेदार जोड़ किस में होता है? टार्सल में, कलाई में, घुटने में, किस में होता है भाई? या तो आपकी कोहनी में होगा या आपके घुटने में होगा। कोहनी है कहीं? नहीं है, यानी किस में होगा? घुटने में, यानी पहले का क्या हो गया? सी हो गया। पिवट जॉइंट यानी एक धुरी पे आपकी मुंडी एक कील पे जुड़ी है, तो मुंडी यानी गर्दन, तो नेक कहीं दे रखा, हेड दे रखा है, तो भैया पिवट जॉइंट किस में हो गया? आपका सिर पे हो गया। ग्लाइडिंग जॉइंट यानी सरकने वाला जोड़ कहाँ होता है? आपकी कलाई में होता है, तो रिस्ट कहीं दे रखी, कलाई बी में दे रखा है, तीसरे का बी हो गया। सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट किस में होता है? बच गया एक भैया, टार्सल हड्डी में। लो ऑप्शन 4 के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स भी आपको पढ़ के जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी ये गाना किसने लिखा भैया? चलो, जयदेव ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या मोहम्मद इकबाल ने? बताओ किसने लिखा?
तुम लोग बताओ किसने लिखा? वेरी गुड, किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने लिखा भैया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये प्रसिद्ध गीत किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने लिखा है भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेइंग सरफेस, यानी इनमें से कौन सा खेलने वाला जगह है या खेलने वाले एरिया है? बताओ, सतह है, साइबैक्स, पॉलीमेट्रिक, टेराफ्लेक्स या फिर कोयला कोल? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन 3 के साथ अगर आप जाते हो, टेराफ्लेक्स, दैट इज अ प्लेइंग सरफेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन वाज द फर्स्ट ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड, सर्वप्रथम ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? 21 जून 1948, 23 जून 1948, 25 जून 1950 या 23 जून 1950? बताओ क्या होगा सही जवाब? 23 जून 1948 को मनाया गया भैया। ऑप्शन 2 के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करते हैं। 42वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया? लेंथ ऑफ बैटन इन रिले रेस, यानी जो एथलेटिक्स के अंदर बैटन यूज होती है, जो बैटन होती है कुछ ऐसा होता है जिसको लेके दौड़ते हैं खिलाड़ी, उसकी लंबाई पूछी भैया कितनी होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 200 से 250 mm, 240 से 280, 280 से 300, 300 से 320। चलो फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 42 एक इंपॉर्टेंट, एक आसान सा सवाल है, सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन 3 के साथ अगर आप जाते हैं, 280 से 300 mm इसकी लंबाई होती है। अगर आपसे इसका वजन पूछ लिया है भैया तो 50 ग्राम याद रखिएगा। इसका जो वेट होता है, जो वजन होता है इस बैटन का, वो कितना होता है? 50 ग्राम तक हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच आसन इज नॉट डन वाइल डूइंग सूर्य नमस्कार। ठीक है, यानी सूर्य नमस्कार के दौरान कौन सा आसन नहीं किया जाता? ठीक है, सूर्य नमस्कार में टोटल 12 आसन होते हैं, उन 12 आसन में से कौन सा इसमें से नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, पर्वतासन, भुजंगासन, फिटार की तरह खड़े हो जाना, नाक की तरह, धनुरासन, धनुष की तरह, या पादहस्तासन? बताओ 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन 4 के साथ अगर आप जाते हैं, पादहस्तासन जो है वो सूर्य नमस्कार का हिस्सा नहीं है, बाकी ये तीनों ही होते हैं आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। 44वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया? नंबर ऑफ बोन्स इन द एक्सियल स्केलेटन इज, अक्षीय अस्थि में या अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं भैया? कितनी हड्डियां होती हैं? 40 होती हैं, 80 होती हैं, 60 होती हैं, 120 होती हैं? चलो बताओ, एक्सियल स्केलेटन में, अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल कितनी होती भैया? 80 होती हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, और बाकी जो बच गई वो आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन में होती हैं। 206 होती हैं टोटल, 80 आपकी एक्सियल स्केलेटन में, और बाकी जो बच गई वो किस में होती हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द स्टेज गिवन बाई कॉलबर्ग इन हिज मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग द्वारा प्रदत्त नैतिक विकास सिद्धांत का स्तर नहीं है, पूछा है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है। पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशियल स्टेज, कन्वेंशियल स्टेज, परंपरागत स्टेज स्तर, या पोस्ट कन्वेंशियल स्टेज, पश्च परंपरागत स्तर, या फिर अनकन्वेंशियल स्टेज, गैर परंपरागत स्तर? बताओ भैया क्या होगा इसका सही जवाब? कौन सा कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत का स्तर नहीं है, पूछा है। ये आपको ध्यान में रखना। तो नहीं, अनकन्वेंशियल जो स्टेज होती है वो कोहलबर्ग द्वारा प्रदत्त नैतिक सिद्धांत का स्तर नहीं होती, बाकी ये तीनों ही होती हैं, प्री कन्वेंशियल और पोस्ट कन्वेंशियल। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है? इन विच नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट लूजर टीम प्ले अगेन? ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है। किस नॉकआउट टूर्नामेंट में या किस नॉकआउट टूर्नामेंट गेम की पद्धति में
पराजित टीम यानी हारने वाली टीम दोबारा खेलने का अवसर मिलता है। वैसे तो नॉकआउट टीम में एक बार हार गई तो बाहर, लेकिन दोबारा खेलने का अवसर मिलता है। किस प्रकार में? बैगनल वाइल्ड टूर्नामेंट में, नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट में, डबल नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट में, या सिंगल नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट में? बताओ किसमें मिलता है? क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर आपको बताना। 46 का किसमें मिलता है? बिल्कुल डबल नॉकआउट टाइप जो टूर्नामेंट होता है उसमें एक बार हारने के बाद वो खिलाड़ी या वो टीम दोबारा से खेल सकती है, लेकिन दोबारा हार जाएगी तो फिर उसको उस टूर्नामेंट में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? डूरंट कप टूर्नामेंट वॉज स्टार्टेड इन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टूर्नामेंट प्रतियोगिता कब प्रारंभ हुई भैया? 1888, 1890, 1900, 1904 में। कब शुरू हुआ डूरंट कप टूर्नामेंट या प्रतियोगिता भैया? कंपटीशन कब शुरू हुआ? 1888 में शुरू हुआ। ऑप्शन 1 के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे भैया। क्या कह रहा है? हाउ मैनी शुद्धि क्रियाज आर देयर इन योगा, यानी योग के अंदर कितनी शुद्धि क्रियाएं होती हैं? 5 होती हैं, 2 होती हैं, 3 होती हैं, या फिर 6 होती हैं? बताओ कितनी होती हैं शुद्धि क्रियाएं? 6 के साथ आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो गए। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। 6 प्रकार की शुद्धि क्रियाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन, यानी कि भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई थी भैया? 1932, 1934, 1937 या फिर 1940? बताइए कब हुई थी? बिल्कुल 1934। ऑप्शन 2 के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। 50वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कुंभका इज रिलेटेड टू। कुंभक का संबंध किससे भैया? कल ही बताया था। पूरक, कुंभक, रेचक। प्रत्याहार से, प्राणायाम से, ध्यान से, समाधि से। किससे होता है? बिल्कुल प्राणायाम से होता है भैया। ऑप्शन 2 के साथ। ये तीनों ही उसी से रिलेटेड है, पूरक, कुंभक और रेचक। कुंभक का मतलब क्या होता है भैया? श्वास पे होल्ड करना, कंट्रोल करना, उस पे उसको अपने वश में करना, रोक लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? स्वप्न बर्मन इज रिलेटेड टू। स्वप्न बर्मन का संबंध किससे है? एक खिलाड़ी का नाम है स्वप्न बर्मन। वो किस खेल से हैं? बॉक्सिंग से, मुक्केबाजी से, रेसलिंग कुश्ती से, वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन से, या फिर एथलेटिक्स से? किससे भैया? बिल्कुल ऑप्शन 4 के साथ अगर आप जाते हैं एथलेटिक्स से। स्वप्न बर्मन किस खेल से संबंधित थे? एथलेटिक्स से संबंधित थे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? केयर एंड नेचर ऑफ द यंग। ठीक है, केयर एंड नेचर ऑफ द यंग, विच टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ फैमिली इट इज, यानी कि युवाओं का पालन पोषण परिवार का किस प्रकार के कार्य से है? नागरिक कार्य से है, सिविल फंक्शन से है, जैविक कार्य से है, बायोलॉजिकल फंक्शन से है, सांस्कृतिक कार्य से है, कल्चरल फंक्शन से है, या फिर सुरक्षा एवं सावधानी कार्य से है, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन फंक्शन से है? बताओ युवाओं का जो पालन पोषण है वो परिवार के किस प्रकार के कार्य से संबंधित है भैया? सो बायोलॉजिकल से। ठीक है, ऑप्शन 2 के साथ अगर आप जाते हैं तो जैविक कार्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, द टर्म यूज टू फास्ट ब्रेक इन। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस, या फिर बास्केटबॉल? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। ऑप्शन 4 के साथ अगर आप गए हैं बास्केटबॉल के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। फास्ट ब्रेक का संबंध बास्केटबॉल खेल की एक टर्मिनोलॉजी है ये। ब्लू प्रिंट ऑफ द टीम कंपटीशन प्लान इज कॉल्ड, यानी किसी टीम प्रतियोगिता का योजना का जो ब्लू प्रिंट होता है भैया उसको हम क्या कहते हैं? टैक्टिस कहते हैं, युक्ति कहते हैं, कौशल कहते हैं, स्किल, या फिर रणनीति, स्ट्रैटेजी, या फिर टेक्निक कहते हैं? क्या कहते हैं? अगर किसी टीम की प्रतियोगिता हो रही है उसका अगर ब्लू प्रिंट निकाले तो इसका मतलब क्या है? प्लानिंग कर रहे हैं, वो योजना बना रहे हैं, रणनीति कर रहे हैं, है ना? तो क्या होगा? ऑप्शन 3 के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55। फॉर इंक्रीजिंग एंडोरेंस विच ड्रग इज वाइडली यूज्ड बाय एथलेटिक्स। अपनी खेल क्षमता को या सहनशीलता वृद्धि को बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से मादक द्रव्यों का उपयोग करते हैं। कौन करते हैं? मतलब किस प्रकार के मादक
नशीले पदार्थों का यूज़ करते हैं? एम्फेटामाइंस का, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का, बीटा ब्लॉकर्स का, या फिर कैफीन का? डोपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल एम्फेटामाइंस का। अगर आप सहन शक्ति को बढ़ा रहे हो, सहन शक्ति, एंडोरेंस को, तो उसके लिए एम्फेटामाइंस का यूज़ होता है ऑप्शन 1। लेकिन आप अगर अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हो, तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं मैक्सिमम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के सराउंडिंग आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 56, लिगामेंट इंजरी इज, आ गया भैया, लिगामेंट किसको किससे जोड़ता है? हड्डियों को हड्डियों से। वो किस प्रकार की चोट होती है? इसको हम स्प्रेन बोलते हैं, मोच, स्ट्रेन बोलते हैं, खिंचाव, अब्रेजन बोलते हैं, या कॉन्ट्यूजन बोलते हैं? क्या बोलते हैं भैया, क्या बताता है? स्ट्रेन मतलब टी फॉर टेंडन याद रखना है। सो टेंडन का मतलब क्या होता है? हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ता है। बच गया अपना स्प्रेन, तो ये किसमें होती है? लिगामेंट की इंजरी होती है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूछ बोलते हैं जिसको हम। 57, द डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट हर्डल एंड फिनिशिंग लाइन इन 400 मीटर हर्डल रेस इज, यानी 400 मीटर की बाधा दौड़ है भैया, तो जो फिनिशिंग लाइन है उससे जो आखिरी हर्डल है उसके बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। कितनी होती है? 35 मीटर होती, 40 मीटर, 40 मीटर, 42 मीटर, कितनी होती है? बिल्कुल 40 मीटर के साथ अगर आप जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। और महिला पुरुष, मेल फीमेल के लिए दोनों यही होती है, 40 मीटर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? हु इज़ द रेसिपेंट ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसको मक्का ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे दी जाती है, किसको दी जाती है? राज्य को दी जाती है, एक कोच को दी जाती है, एक खिलाड़ी को दी जाती है, या एक यूनिवर्सिटी को दी जाती है, विश्वविद्यालय को? तो मक्का ट्रॉफी किसको दी जाती है भैया? बिल्कुल यूनिवर्सिटी को दी जाती है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का जो चैंपियन होता है उसको, विश्वविद्यालय स्तर पर जो चैंपियन होता है उसको मक्का ट्रॉफी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से नवाजा जाता है। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है भैया? बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस आर, शारीरिक व्यायाम के लाभ क्या है? इंक्रीज्ड एनर्जी, बढ़ी हुई ऊर्जा, बढ़ा हुआ अवसाद, इंक्रीज डिप्रेशन, दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम होना, डिक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, या फिर तनाव का स्तर बढ़ना, इंक्रीज स्ट्रेस लेवल। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें से बताएं क्या होगा सही जवाब। भाई फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो तो पहली चीज़ तो आपकी ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। दूसरी चीज़ क्या होगा भैया? आपका जो हार्ट अटैक का रिस्क होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी पहला और तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है भैया? उससे पहले अगेन आपसे फिर से बोलूँगा, आज रात में एस्टेट की नोट्स बिल्कुल अवेलेबल, प्लस जितने भी PYQs हैं, प्रीवियस ईयर के एस्टेट के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, उन सब का PDF विथ आंसर की एक PDF के अंदर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, जहां से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैं तो करवा ही रहा हूं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि HTET का सिलेबस वाइज नोट्स आपको अवेलेबल हो, आप उसको चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करें, ठीक है, जहां पर आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। 8881313895, जहाँ पर आप मात्र 199 रुपीज़ ओनली पे लाइफ टाइम मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का एक्सेस आपको मिलता है, जहाँ पर UPTCT की नोट्स, BPSC की नोट्स, एस्टेट की नोट्स, प्लस आने वाले जितने भी फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम है सभी की नोट्स, प्लस टॉपिक वाइज MCQs, प्रैक्टिस सेट, सभी चीज़ें आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है। वहाँ पर सारी चीज़ें डाउनलोडेबल हैं। डाउनलोड करिए, प्रिंट कराइए, अपनी तैयारी करिए, बाकी चीज़ें मैं यहाँ से कराता हूँ, ठीक है। तो 60वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया? द लेंथ ऑफ एंटीना इन वॉलीबॉल इज, आसान लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। कितनी होती है एंटीना की लंबाई वॉलीबॉल में? 1.75 मीटर, 1.80 मीटर, 1.85, 1.9 मीटर। कितना होता है? बिल्कुल सही जवाब 1.80 मीटर जो होता है, जिसमें से 1 मीटर जो होता है वो आपका
जाल के अंदर होता है, 80 सेंटीमीटर आपका जाल के ऊपर होता है। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की टॉप 60 क्लास लेवल 3 एस्टेट फिजिकल एजुकेशन 2019 का पेपर हमने सॉल्व किया आज की डेट में। आंसर कीज भी आपको, ये सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जितनी भी क्लासेस मैं यहाँ से लूँगा, चाहे थ्योरी हो चाहे वो एमसीक्यूज़ को, सारी पीडीएफ तो अवेलेबल होंगी। साथ ही हर दूसरे तीसरे दिन आपको नया कंटेंट, न्यू स्टडी मटेरियल बिल्कुल नए तरीके से, अच्छे तरीके से आपको वहाँ प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, सो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। सो जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।